हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मेरा नाम है मोहित और आज हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है यूरोप एंड इंडिया। इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने एक चैप्टर को कवर किया था जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो उसमें क्या था। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हमने बहुत सारे सोर्सेज देखे थे जिनकी वजह से हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज मिली थी। वो कौन सी चीज़ें थी जिनके वजह से हिस्ट्री इतनी क्लियर तरीके से डिफाइन हुई थी हमें उस पीरियड में, और वो कौन सा पीरियड था। बेसिकली वो पीरियड का जो नाम था वो मॉडर्न एरा था। उसे ब्रिटिश एरा भी कह सकते हो आप, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे आए थे। और मॉडर्न एरा से पहले एक बहुत सारे दो पीरियड और थे। एंशिएंट पीरियड था और मेडिवल पीरियड था। मेडिवल पीरियड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था। बेसिकली मेडिवल पीरियड के लास्ट जो फेज था उसमें यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। और वो बेसिकली कैसे आए थे, क्या हुआ था, किस कारण हुआ था, यूरोप के साथ क्या हुआ, यूरोप ने किसके साथ क्या किया। और देखो तो ये सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। आप देखोगे तो यहाँ इनकी जो पूरी स्टोरी है वो इंडिया पे जाके रुकती है, पूरी ख़त्म ही वहाँ पे होती है। तो आज एक फाउंडेशन स्टोन है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो लोग थे, यूरोपियन पीपल थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे इंडिया में किस तरीके से आए थे। जो डिवाइड ऑन रूल था वो ब्रिटिश ने कैसे इस्तेमाल किया और किस तरीके से उन लोगों ने स्टार्ट किया और किस तरह से धीरे धीरे हमारा इंडिया कैप्चर किया। तो उस मेडिवल पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रेनेसेंसस। रेनेसेंसस के बारे में स्टडी करेंगे। रेनेसेंसस क्या था। रेनेसेंसस बेसिकली एक वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है रीबर्थ। रेनेसेंसस एक पीरियड है बिटवीन 14th to 17th सेंचुरी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। इस टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे, बहुत सारे जो बिलीव्स थे, कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशंस थे वो ब्रेक होने लगे। लोगों ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट कर दिया। जो इंटेलेक्चुअल पीपल है उन्होंने चैलेंज करने चालू कर दिया था। जो ओल्ड रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो आइडियोलॉजी थी, बहुत तरीके से बहुत सालों से जो चल रहा था आइडिया, उस टाइम को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था ना, जो मैन की जो वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी। और धीरे धीरे जैसे कि इस पीरियड में रिफॉर्म आने लगे, उस टाइम में जो मैन की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगी थी। एक सेंटर ऑफ पोजीशन हो गया था मैन, एक सेंटर ऑफ पॉइंट हो गया था मैन, कि भाई जो भी मैन बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, मैन जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। उस टाइम पे मैन की वैल्यू ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी उस टाइम। आगे चले तो हम देखें तो पीरियड ऑफ रेनेसेंसस है। जो पीरियड ऑफ रेनेसेंसस है वो कब का है, जो मेडिवल पीरियड के कौन से फेज़ का है। मेडिवल पीरियड के जो 13 एंड 16 सेंचुरी के जो बीच का पीरियड है, या 13 सेंचुरी से 16 सेंचुरी के बीच को लेकर 16 सेंचुरी तक जो पीरियड है उसे एज ऑफ रेनेसेंसस कहा गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। और 1450 एडी में जॉनस गर्टनबर्ग इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था। और ये इन्वेंशन बहुत ही एक यूनिक इन्वेंशन था। इसमें प्रिंटिंग प्रेस में बेसिकली क्या आप बोलो तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या होता था। प्रिंटिंग प्रेस में जो प्रिंट हो रहे थे, जो पेपर प्रिंट हो रहे थे, जैसे कि न्यूज़पेपर प्रिंट होने लग गए, मैगजीन प्रिंट होने लगी, बहुत सारे बुक्स प्रिंट होने लग गए। इन्होंने क्या किया, इनमें जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल थे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने लगे थे, एडिटोरियल शेयर करने लगे थे, एक ओपिनियन रखने स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। कि जो उन्होंने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे, जो बिलीव्स था, आइडियोलॉजी था, जो किंग की मोनार्की थी, वो सबको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था। और इस जो इन्हें पढ़ते थे उनमें लोगों में अवेयरनेस स्टार्ट हो गया था आना कि भाई क्या हो रहा है सच्ची में, इस तरीके जो हो रहा है वो सही है कि नहीं है। उस तरीके चेंजेस आने लग गए थे। और आपको पता ही होगा जो ब्रिटिशर्स थे जो हमारे इंडिया में आए थे वो 1608 एडी में आए थे। 1608 एडी से पहले का जो पीरियड है 13 सेंचुरी से लेके 16 सेंचुरी के बीच में, और मैं क्लियरली डिफाइन करूँ तो वो मेडिवल पीरियड का एक फेज़ है। बेसिकली मेडिवल पीरियड नहीं है, वो मेडिवल पीरियड का एक छोटा सा फेज़ है। उस पीरियड को एज ऑफ रेनेसेंसस कहा गया है। रेनेसेंसस का मतलब रीबर्थ होता है, ठीक है। और आगे हम चले तो एक पर्सनालिटी के बारे में आज स्टडी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इनके पास था, एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है। इनके बारे में स्टडी करें। एक जीनियस लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल इनका बहुत ही हाई था। ये कौन थे? लियोनार्डो दा विंची इनका नाम था। उस जो पीरियड था 13 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी के बीच में, अगर कोई पर्सन उस लेवल पे जो एक राइज़ किया है, जो सक्सेस अचीव की है, वो ये पर्सन थे। इनके वजह से बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। इन्होंने बहुत सारे बिलीव्स तोड़े भी लोगों के माइंड में कि ये सब हो सकता है, ये सब होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर ये बहुत ही फेमस में थे। इन्होंने क्या किया था बेसिकली, इनके बारे में स्टडी करें तो ये कौन थे।
इनके बारे में पढ़े तो ही इज़ अ रिकॉग्नाइज एज ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ पीरियड ऑफ रेनेसेंसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे रेनेसेंसेस पीरियड के। ही वॉज वेल वर्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से साइंस भी पढ़ी थी, आर्ट्स भी पढ़ी थी। ही हैड अ मास्टरी ओवर वेराइड सब्जेक्ट सच एज स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। मतलब और भी सब्जेक्ट थे जिनमें इन्होंने मास्टरी अचीव कर चुके थे। बट ही बिकम वर्ल्ड रिनाउंड हैज़ अ पेंटर। मतलब इन्हें जो वर्ल्ड में जाना गया था वो किस कारण जाना गया था, इनकी पेंटिंग के कारण जाना गया था। वो कौन सी पेंटिंग थी जिनकी वजह से ये इतने फेमस हुए, उनके बारे में हम देखेंगे। हिज पेंटिंग ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। एक पेंटिंग का नाम है मोनालिसा और जो लास्ट सपर ये पेंटिंग के नाम है। बिकम इमोर्टल। इमोर्टल मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाली, जो कभी ना मरने वाली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की पेंटिंग हो गई, बहुत ही जीनियस लेवल की पेंटिंग हो गई, इन्होंने अचीव की थी। आगे हम देखें तो कौन वो मोनालिसा किस तरीके की पेंटिंग थी। ये है मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा एक मॉडल थी। इनकी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। और ये मॉडल मोनालिसा में क्या एक अलग तरीके की बात है जिनकी वजह से ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो इतनी फेमस हुई थी। देखो आप ध्यान से देखो तो इनकी जो स्माइल है, आप कौन से भी एंगल से देखोगे, कोई भी एंगल से आप देखोगे तो इनकी स्माइल में कोई चेंजेस नहीं आई थी। ये बहुत ही जो गवर्नमेंट लोग थे जिनको फाइन टेस्ट ऑफ आर्ट था वो भी बहुत ही बोले तो सरप्राइज थे इनकी पेंटिंग को देख के कि इनकी स्माइल में चेंजेस क्यों नहीं आते। एक स्किल था इनके पास, इस हाई लेवल स्किल था जिनकी वजह से इनकी पेंटिंग बहुत फेमस थी। सेकंड पेंटिंग मैं दिखाऊं तो ये थी लास्ट सपर द पेंटिंग। ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग थी मोनालिसा के बाद में इनकी। ये बहुत ही बेसिकली ये बहुत ही रिलीजियस टाइप की पेंटिंग बनाया करते थे जिनमें जीसस हुआ करते थे और बहुत सारी मतलब रिलीजन के लिए बनाए करते थे। बहुत सारे रिलीजियस पर्सन थे बहुत। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इनका इंटेलेक्चुअल लेवल और जीनियस लेवल बहुत ही अच्छा था, बहुत स्किलफुल आर्टिस्ट थे। आगे हम चले तो देखें तो रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़े। इस टाइम पे रिवॉल्यूशन कौन से हुए थे, किस तरीके क्या चीज़ हुई थी यूरोप्स के साथ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट ने क्या चीज़ की थी। बेसिकली इस टाइम पे जो रिफॉर्म्स होने स्टार्ट हो गए थे, एक एक्सपांशन होना स्टार्ट कर दिया था, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गए थे। लोगों का जो माइंडसेट था, जो पुराना माइंडसेट था वो ब्रेक होने लगा, क्योंकि इस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे उन्होंने चैलेंज किया, बहुत सारे चीज़ों को चैलेंज किया। तो हम एक एक करके उनके जो रिवॉल्यूशन से उनके जो जैसे जैसे बिलीव ब्रेक हुए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो पहला रिवॉल्यूशन हुआ था, पहला चैलेंज जो चीज़ हुई थी वो रिलीजियस रिफॉर्म थी। जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनमें जो प्रिस्ट होते थे, वो जो रिलीजियस लोग होते थे, जो पंडित होते थे, बेसिकली प्रिस्ट को पंडित कहा जाता है, वो जो होते थे वो बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठाते थे रिलीजियस नाम का, रिलीजन के ऊपर बहुत गलत तरीके से एक फ़ायदा उठाते थे। वो बहुत सारी गलत एक्टिविटी करवाते थे लोगों से रिचुअल्स के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे। वो जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे, इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल पीपल थे, जिनको ये समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इंसान की वैल्यू उस टाइम पे कुछ नहीं थी, तो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा था, उसको चैलेंज किया। तो उस टाइम पे जो चैलेंज हुआ था, जो ब्रेक होने लगा था, सबसे पहले हुआ था रिलीजियस रिफॉर्म ब्रेक हुआ था। जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसको जो ब्रेक हुआ था उसको रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पेयर। रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पेयर में क्या होता है, उस टाइम पे जो पॉलिटिकल व्यू था वो चैलेंज होने लगा। उस टाइम पे एक बिल था जो पास हुआ था, उस बिल के पास होने के बिल ऑफ राइट्स, उस टाइम पे जो बिल था उसके पास होने की वजह से जो किंग की जो पावर थी उस स्टेट में वो बहुत ही कम होने लगी और एक सोवर्निटी फॉर्म होने लगी। सोवर्निटी क्या होती है, सोवर्निटी बेसिकली जो पीपल ऑफ कंट्री को राइट्स दे देते, वहाँ की जनता को राइट्स मिलने लगते हैं अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के। उनको एक राइट दिया जाता है कि आप सेलेक्ट करो कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए और किसकी होनी चाहिए। पहले कि ये सब राइट्स किंग के पास था, किंग एक ओनली रूलर था, डिक्टेटरशिप चलती थी वहाँ पे। तो ये सब धीरे धीरे कम होने लगे, जो किंग की पावर थी बिल ऑफ राइट्स में कम होने लगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल था उस टाइम पीरियड का, बिल ऑफ राइट्स। फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आती है। बेसिकली हम आगे देखेंगे कि अमेरिका किस तरीके से डिस्कवर हुआ था। फिर जो अमेरिका में हम अब देखें तो अमेरिका में यूरोप कैसे गई थी। जो अमेरिका में यूरोप गई थी एक फेमस पर्सनैलिटी थे, उनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने डिस्कवर किया था अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या हुआ था कि यूरोप जो पीपल थे उन्होंने अपने 13 कॉलोनी स्टैब्लिश करने लग गए थे। अमेरिका में स्टैब्लिश करते ही जो अमेरिकन पीपल थे वो
समझने लग गए थे कि ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो जो लीडरशिप थी उस टाइम पे, जो अमेरिकन पीपल्स के जो लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने एक डिसाइड किया हम सप्रेस करेंगे इन कॉलोनीज़ को, हम इनको यहाँ से यहाँ पे राज करने नहीं देंगे और यहाँ से निकालेंगे। तो बल्कि अमेरिका जीत चुकी थी इस वॉर को, यूरोपियन कॉन्टिनेंट को हरा दिया था अमेरिका ने। और फिर जो अमेरिकन लोग थे उन्होंने एक फॉर्म किया, फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म की, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी मीन्स रूल, जो पीपल के लिए बनाए गए रूल्स उन्होंने बनाए, पीपल्स के लिए रूल्स बनाए, फॉर द पीपल बाय द पीपल, आपने सुना होगा, उन रूल्स को बनाए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की उन्होंने। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, एक बहुत बड़ी सीख थी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए, और हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। उसके बाद जो एक रिवॉल्यूशन आता है, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ था, वो बेसिकली उनकी ही टेरिटरी के लोगों ने किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये हमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट देख के जाते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। इसको भी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 टर्म समझा दूँ। मोनार्की, मोनार्की मतलब उस टाइम पे जो किंग जो रूल किया करते थे उन्हें मोनार्की कहा जाता था। और एक वर्ड है फेडुलिज्म। फेडुलिज्म में क्या होता था, जो पीपल थे वो किसी के अंडर काम करते थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, बहुत सारा पैसा हुआ करता था, और वो जो ज़मींदार थे वो उनको बोलते थे कि आप हमारे इधर काम कीजिए, हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते थे। बल्कि उस टाइम पे वो और कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे, सिर्फ सेफ्टी प्रोवाइड करते थे कि उन्हें कोई, उस टाइम पे मैंने कहा था कि मैन की जो वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी, कोई भी आता था कोई भी किसी को मार के चले जाता था। तो ये सब जो रिच पीपल होते थे वो ये बोल के उनसे काम करवाया करते थे, या उन्हें पैसे भी नहीं देते थे। बेसिकली बहुत बुरा टाइम था उस टाइम पे, और ये सब होता था फ्रेंच में, ये पूरे यूरोप में बहुत, और सब जगह होता था बेसिकली ये, पर इन कॉन्टिनेंट्स में कुछ ज़्यादा होने लग गया था। तो ये सब ब्रेक होने लगे धीरे धीरे। इनका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये इन्होंने रिवॉल्व किया यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के खिलाफ, यूरोपियन लोगों के खिलाफ, कि आप इस तरीके से रूल नहीं कर सकते। और एक रिपब्लिक ऑफ फ्रेंच जो है, एक अलग स्टेट है वो फॉर्म किया, एक टेरिटरी फॉर्म की। 1789 की बात है, ये रिवॉल्ट किया था उन्होंने। और जो है मैंने कहा था कि लिबर्टी और इक्वालिटी और फर्टर्निटी क्या होता है। लिबर्टी मतलब कहीं भी आने जाने की फ्रीडम होनी चाहिए हमें। इक्वालिटी मतलब जो भी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, उन पे हमारा इक्वल राइट है, वो सभी पे इक्वल राइट है। फर्टर्निटी क्या होता है? फर्टर्निटी बेसिकली हम सब एक हैं, हमारे जो भाई है वो सब एक ही हैं, हम एक साथ काम करेंगे, एक साथ मिल के चलेंगे और एक साथ नेशन को डेवलप करेंगे। ये 3 जो वैल्यूज़ है वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मदद से हमें सीखने मिली। इस तरीके से जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इनमें दोनों में ही यूरोपियन कॉन्टिनेंट हार गई थी। और इससे हमें सीख मिलता है कि बहुत सारी वैल्यूज़, क्योंकि ये देके जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमें सीखने मिलती है। एक बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था इस टाइम पे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। फिर उसके बाद आता है एक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट में देखो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्री सेटअप होने लगी थी, जो कॉटन्स की हैंडलूम्स थी वो मशीन्स आने लगे थे, वहाँ पे जो मैन्स थे वो रिप्लेस होने लगे, प्रोडक्शन लेवल बढ़ने लगा, बहुत सारे स्टीम्स, रेलवे वो सब स्टैब्लिश होने लगे थे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश होने लगे थे। जो बहुत अमीर लोग थे उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करने स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होने लग गए थे उस टाइम पे। एक इंडस्ट्री बोल सकते हो आप, एक वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो गया था, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई थी लोगों के पास, बहुत पावर में आ गए थे, यूज़ ऑफ मशीन बढ़ चुका था उस टाइम पे। जो मशीन्स यूज़ होने लगे थे ये मैन के बिहाफ पर। तो ये सब चेंजेस आए थे इन्हें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम काउंट करते हैं। और ये सब आए थे 18th सेंचुरी के अंदर। बेसिकली 18th सेंचुरी इंडिया में भी आ गया, इस टाइम पे इंडिया में भी ये सब होने लग गया था, बहुत सारे मशीन्स आने स्टैब्लिश हो गए थे। जो एक और जो रिवॉल्यूशन हम देखें तो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन है इन यूरोप में जो हुआ था। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने कहा था कि जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस थे वो ब्रेक होने लगे धीरे धीरे। लोगों के जो बिलीव्स था ओल्ड रिलीजन्स के लिए, जो आइडियोलॉजी थी लोगों की, वो ब्रेक होने लगी। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशंस के अंदर जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हो गया, किस तरीके से हम देखते थे सोसाइटी को वो चेंज हो गया। जो मैन था उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी थी इस टाइम पे, और इस टाइप के चेंजेस को इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हो गया था। इस टाइम पे इंटेलिजेंसी आ गई थी लोगों में कि ये जो हो रहा है इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है। फिर ये आगे चले तो इससे
जोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में बात करें तो क्या हुआ था, जोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में देखें तो ऑटोमन टर्क्स कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल, इट इज़ एन कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। इस्तांबुल एक प्लेस है, उस प्लेस को मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। आप देखो तो इस्तांबुल ये जो है ये प्लेस है जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। इस्तांबुल, इस जगह का नाम इस्तांबुल है, अभी इस्तांबुल है, पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। ये जो टर्की लोग थे इन्होंने इसे कैप्चर कर लिया था। तो ये जो आप ये देख रहे हो ये जो पूरा है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ये जो है जो ये है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, मैडागास्कर नहीं आता बेसिकली, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो जो ये रूट है वो कैप्चर कर लिया था। तो इसके वजह से जो जो ट्रैवल रूट था यूरोप का जो इंडिया में आने के लिए वो शिफ्ट हो गया। अब इंडिया में आने के लिए इनके पास एक यही रास्ता था, ये टर्की के थ्रू आते थे इंडिया में, ठीक है। पर अब जो रूट था वो चेंज हो गया, ठीक है। पहले बात तो इंडियन डिस्कवर नहीं हुआ था अभी तक, पर जो रूट था वो चेंज हो गया था। इन्हें पता था कि इंडिया समवेयर है यहाँ पे, पर यही जो एक रूट था वही था आने के लिए। इसके वजह से एक रिवॉल्यूशन आया कि इन्हें एक रूट लेना पड़ा, नया रूट लेना पड़ा, बल्कि ये सब हुआ था इंडिया को डिस्कवर करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। 15th सेंचुरी यूरोप सेलर वेंट ऑन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। ये 15th सेंचुरी की बात है कि यूरोपियन सेलर्स वेंट इन टू डिस्कवर द सी रूट, ठीक है। 1487 में बार्तोलोमो दास एक सेलर थे जो निकले थे इंडिया को डिस्कवर करने, पर जा पहुँचे। यहाँ से वो निकले थे सी रूट्स की मदद से, क्योंकि ये वाला रूट था वो ब्लॉक हो चुका था। तो यहाँ से वो निकले थे सी रूट को डिस्कवर करने के लिए इंडिया के लिए, पर जा पहुँचे साउथ अफ्रीका में एक टाउन है केप ऑफ गुड होप्स, यहाँ पे जा पहुँचे और उन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर लिया। फिर आते हैं इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। मैंने कहा था अमेरिका डिस्कवर हुआ था, वो यही थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। निकले थे ये भी इंडिया को ढूंढने के लिए, पर डिस्कवर कर बैठे अमेरिका कॉन्टिनेंट को। फिर इसके बाद जो सेलर निकले थे वो पोर्तुगीज सेलर थे, वास्को द गामा। एक गोवा में एक प्लेस का नाम भी है वास्को द गामा, एक पोर्ट है शायद से, वास्को द गामा। 1498 की एडी की बात है। उन्होंने क्या किया, जो यूरोप से निकले वो, ठीक है, सी रूट के मदद से, और उन्होंने सोचा कि हम साउथ अफ्रीका पहुंच ही चुके हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मैं थोड़ा और ट्रैवल करता हूँ। तो वो जा पहुँचे फिर ढूंढते ढूंढते कलिकट में इंडिया में, और फाइनली उन्होंने इंडिया डिस्कवर कर लिया। तो जो डिस्कवर करने वाले हैं उनका नाम है वास्को द गामा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखिए। बहुत ही एक जीके टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया तो ये आप बोल सकते हो वास्को द गामा थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। और आगे हम स्टडी करें इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो कैपिटलिज्म क्या होता है। पहली बात तो कैपिटलिज्म मीन्स मनी, पैसा। कैपिटलिज्म राइज होने लग गया, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आने लगा, यूरोप के जो पीपल थे उनके पास पैसा आने लग गया। और किस तरीके से आने लग गया था, जैसे कि 18th सेंचुरी में उनके पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, उस टाइम पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होने लगी लोगों ने। और इन्होंने क्या किया था, साथ ही रिवॉल्यूशन के साथ साथ इन्होंने सेलिंग करने स्टार्ट की। जैसे कि 14th सेंचुरी में मैंने बोला कि 15th सेंचुरी में जो सेलर थे उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अगर एक्सप्लोर करेंगे, ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ, तब भी हमारी कॉन्टिनेंट को फ़ायदा होगा। तो इन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर किया, इंडिया के जो रिच रिसोर्सेज थे, स्पाइसेस थे, गोल्ड था, उनको हर तरीके से एक्सप्लोर किया। इंडिया एक बहुत ही सूटेबल कंट्री है सब चीज़ों के लिए, इनका जो क्लाइमेट है बहुत ही अच्छा है इंडिया में, जो प्रोडक्शन लेवल है इंडिया में बहुत ही अच्छा है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो भी इंडिया में बहुत अच्छा है, और लेबर बहुत ही सस्ता था उस टाइम पे। तो इन्होंने एक्सप्लोर करने लग गए, ये अपने जो सेलर थे उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया था। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा था, जो रिच लोग थे, यूरोपियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। जो यूरोप के लोग थे, यूरोप की गवर्नमेंट थी, वो मिलिट्री प्रोटेक्शन देने स्टार्ट कर दी इन सेलर्स को, ट्रेड कंसेशन देने लगे, ट्रेड्स में मतलब एक आप टैक्स मत भरो, इतना कंसेशन देने लगी, छूट देने लगी बहुत सारे टैक्सेस में। और कहा कि आप जितना हो सके उतना सेल कीजिए, क्योंकि ये सेल करते थे और वो जो ट्रेड करते थे वो ट्रेड हमारी कॉन्टिनेंट में आता था, यूरोप की कॉन्टिनेंट में आता था। हमारा रिसोर्स था जो इंडिया का वो ख़त्म होते जा रहा था और इनके जेबें भरती जा रही थी। कैपिटलिज्म इसे कहा गया है, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेसेस आर ओन्ड एंड रन फॉर प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल एंड नॉट बाय स्टेट। कैपिटलिज्म का सीधा सीधा मतलब है कि जो प्रॉफिट के लिए ही होता था वो सब चीज़ प्रॉफिट के लिए होता था, लोगों को के बारे में नहीं सोचा जाता था कि लोगों को के बेनिफिट्स के बारे में सोचे, लोगों की भलाई के बारे में सोचे, एक सोसाइटी के बेनिफिट्स के बारे में सोचे, ये सब नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। और वो सिर्फ पैसों के लिए होता है, जितने भी जो रिच पीपल थे वो पैसों के लिए सेल करते थे, पैसों को बहुत वैल्यू दी जाती थी, लोगों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। फिर आगे एक दूसरा टर्म आता है कॉलोनिज्म।
कॉलोनिज्म में क्या होता है? द प्रैक्टिस बाय विच ए पावरफुल कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री और द कंट्रीज इन ऑर्डर टू बिकम रिचर। अब मैंने कहा था कि जो अमेरिका में वॉर किया था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट ने वहाँ पे स्टैब्लिश किया था, बेसिकली अमेरिका यूरोप हार गई उस वॉर को, अमेरिका जीत गई, पर उन्होंने धीरे धीरे कॉलोनिज्म स्टार्ट कर दिया था, कॉलोनी स्टार्ट कर दी, बसेरा बनाना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे एक अपना स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे। वैसे ही इंडिया में स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। पावरफुल कंट्री थी यूरोप, पैसे थे, बहुत सारा पैसा था, रिचर थी कंट्री और मिलिट्री बहुत उस टाइम पे, जो बेसिकली इंडिया और इन सब से तो बहुत ही डेवलप थी उस टाइम पे यूरोप, इसलिए इन्होंने स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया कॉलोनिज्म। फिर उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल अदर कंट्रीज कॉलोनाइज विच आर नॉट हैज़ रिच हैज़ पावरफुल हैज इट सेल्फ। तो ये इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में इन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे, बेसिकली इंडिया के साथ भी हो रहा था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ भी हो रहा था। इस टाइम पे उन्होंने जो किया वो एक्सप्लोरेशन कर दिया पूरे इंडिया का। धीरे धीरे इंडिया में घुस चुके थे ये, धीरे धीरे इंडिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। तो जो इंडिया के जो इतने भी वेल्थी और प्रॉस्पेरिटीज जो रिसोर्स थे वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, कॉलोनी स्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दी। तो इस एम्पेरियलिज्म के बाद में हम देखते हैं कि क्या हुआ था आफ्टर एंटरिंग इंडिया। एंटर कैसे हुए थे इंडिया में? तो एम्पेरियलिज्म कहा था, कॉलोनी स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। एम्पेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ब्रिटिश, पहली बात तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एक कंपनी लेकर आए ब्रिटिश, बोला कि हम आप ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हैं। गुजरात की बात है, गुजरात के जो एक बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही एम्परर थे, उन्होंने परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो। तो उन्होंने एक स्टैब्लिश की अपनी कंपनी, सूरत में स्टैब्लिश की और धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट कर दिया। फिर आता है स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। फिर एक 10 ईयर्स बाद में एक स्ट्रगल होती है इंग्लिश और फ्रेंच पीपल में, और मैं बताऊं क्यों होती है। क्योंकि जो फ्रेंच था वो अलग हो चुका था यूरोप से, उनको उनके अंदर ही नहीं आता था, बल्कि होता था कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है, पर उनसे कोई वास्ता नहीं था उसका। तो यूरोपियन पीपल्स को लगा कि ये कंट्री है, एक कंपटीशन है, और ये कंपटीशन जब तक रहेगा तब तक हम इंडिया के जो रिसोर्सेस है उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे इंडिया का। तो इसी डर के वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया पे फ्रेंच पे वापस अटैक कर दिया। और ये 3 वॉर लड़ी इन लोग ने, कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है उन्हें, और वो तीनों वॉर्स में जो इंग्लिश पीपल थे वो जीत गए। जो उस टाइम पे जो उन्होंने मोनोपोली स्टार्ट कर दी, वो चाहते थे कि बस जो भी हो हमारा ही हो, यूरोप का पीपल हो, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही एक रिच कंट्री थी। मैं बार बार आपको ये पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप इंडिया की इंपॉर्टेंस इस टाइम पे समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्यों इतने सारे देश जो सिर्फ बस बेसिकली रशिया भी आई थी इंडिया के लिए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के लोग भी आए थे इंडिया के लिए, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के लोग भी आए थे इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसिलिटी है इंडिया के पास। क्योंकि इंडिया एक कॉन्टिनेंट है, बेसिकली पेनिनसुलर बोला जाता है, पेनिनसुलर आइलैंड है एक इंडिया, क्योंकि ये तीनों साइड से इंडिया पानी से घिरी हुई है, और एक साइड से जो हिमाचल है वो जो रोक देते हैं बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स को, बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये जोग्राफिकल का पार्ट है। फिर मैं बता रहा हूँ कि इंडिया एक कितनी सूटेबल थी, कितना सेफ प्लेस था इनके स्टैब्लिश में, और कितने सारे रिसोर्सेस थे। तो उस टाइम पे सूरत में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की अंडर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर जहांगीर जी ने इनको परमिशन दे दी। एक मुगल का राज था उस टाइम पे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें हार गई थी, फ्रेंच हार गई। फाउंडेशन रूल ऑफ इंडियन कंपनी इन बंगाल। अब उन्होंने सूरत के बाद में एक स्टेप अहेड लिया। 1756 AD सिराज उद दौला नवाब ऑफ बंगाल, इनसे परमिशन ली कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो जो नवाब जी थे उन्होंने इनको परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है आप ट्रेड कर सकते हो। तो पर जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे उन्होंने चीट किया, इलीगल ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और ये बात जब नवाब जी को पता लगी, सिराज उद दौला को पता लगी, तो उन्होंने जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी कोलकाता में वो कैप्चर कर ली। अब ब्रिटिश जब कैप्चर कर ली तो ब्रिटिश ने, मैंने कहा था डिवाइड एंड यूनिटी, मतलब जो रूल है डिवाइड एंड रूल, उसका आज आप असली मतलब समझोगे कैसे हुआ था। उन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के जो कमांडर ऑफ चीफ थे उनको ही ब्राइब कर दिया, उनको ही पैसा दे दिया और बोला कि आप हमें मदद कीजिए इस्टेब्लिश होने में, और हम आपको क्या करेंगे, हमें आपको एम्परर बनाएंगे, यहाँ के नवाब बनाएंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे।
उनका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को ब्राइब किया, और किसने ब्राइब किया? रॉबर्ट क्लीव, एक डिप्लोमेटिक थे जो बहुत ही होशियार थे, तभी उन्होंने ये किया देखे जाए तो। और फिर उन्होंने वॉर जीत ली, और इस वॉर को जीतने के बाद जो सिराजुद्दौला थे वो अपने एम्परर के जो सीट थी उसको छोड़ना पड़ा, और मीर जाफ़र वहाँ के नवाब बन गए। अब मीर जाफ़र ने भी एक स्टेप अहेड लिया और क्या किया कि जो ब्रिटिश एम्पायर का था, उनकी जो राज है, उनका जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ बंगाल प्रोविंस तक रहे, पूरे इंडिया में ना फैले। तो जो उनके सन इन लॉ है और जो जो मीर जाफ़र के सन इन लॉ है, उन्होंने, और जो सिराज उद आलम, जो उस टाइम एक सिराज उद आलम दौला सिराज उद दौला नवाब ऑफ अयोध्या, उन्होंने मुगल एम्पायर के शाह आलम फॉर्म्ड अलायंस एंड रन कैंपेन, उनके साथ मिलके रन का सन इन लॉ का नाम मीर कासिम था। मीर कासिम के साथ लड़े थे वो, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। बट क्या हुआ था यहाँ पे, एक बहुत अलग तरीके से हुआ जब बैटल ऑफ बुक्सार लड़ा गया। बुक्सार एक प्लेस है बिहार में, फाउट इन बिहार, और उसमें इलाहाबाद ट्रीटी साइन की। इलाहाबाद ट्रीटी का जो टर्म्स और कंडीशंस थे उनमें ये लिखा था, अगर ब्रिटिश जीत जाती है उस वॉर को तो ब्रिटिश जो है वो एक लीगल हो जाएगी, वो इस प्लेस से, मैसूर से और जो उड़ीसा है वहाँ और बंगाल प्रोविंस से टैक्स कलेक्शन करने के लिए। तो इसमें ब्रिटिश जीत गई थी उस बैटल में। 1764 की बात है, ब्रिटिश जीत गई उस बैटल में, और ये जो मीर जाफ़र थे ये सब हार गए। बेसिकली इनके हारने की वजह से ब्रिटिश का एक जो एक्सपांशन है वो होने लगा, और यूनिटी, डिवाइड एंड रूल्स जो इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो काम करने लग गई। फिर एक बैटल हुआ, ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल, टीपू सुल्तान। मैसूर एक प्लेस है कर्नाटका में, जो कर्नाटका के एम्परर थे हैदर अली, वो हैदर अली उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद जो उनका सन है टीपू सुल्तान, उन्होंने रूल किया, और एक ब्रिटिश के साथ बैटल फाइट की, ब्रिटिश ने अटैक कर दिया था, और उस बैटल में उनकी डेथ हो गई। टीपू सुल्तान भी नहीं रहे। श्रीरंगपट्टनम की बात है 1799 की, उसमें हारने के बाद तो इनका एम्परर और बढ़ गया, ब्रिटिश ने और इस्टेब्लिश करना लग गए, उन्होंने एक्सपांशन कर दिया, और एक्सपांशन हुआ उनकी टेरिटरी का। फिर एक बैटल आता है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध में क्या होता है, 1843 की बात है, जो रशिया थी वो रशिया भी आना चाहती थी इंडिया में, पर यूरोप कॉन्टिनेंट समझ गया, यूरोपियन पीपल समझ गए, ब्रिटिशर्स समझ गए कि अगर रशिया आ गई तो वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देगी, तो ये वो नहीं होना देना चाहते थे। तो इसलिए जो अफ़गानिस्तान और जो सिंध है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू आ सकते थे, अफ़गानिस्तान के थ्रू आ सकते हैं। जो अफ़गानिस्तान है वो यहाँ पे है, और इसी रूट के तरफ से ये रशिया है, यहाँ से वो आ सकते थे, काज़ाकिस्तान, यहाँ से रशिया, अफ़गानिस्तान के। तो यहाँ पे एक सिंध पड़ता है, उस सिंध को कैप्चर कर लिया। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, जैसे ऑटोमन टर्क्स ने जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उसको कैप्चर करने के बाद जो यूरोपियन पीपल थे वो नहीं आ सकते थे, वैसे ही रशिया पीपल नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी, उसको कैप्चर कर लिया। उस प्लेस का नाम था सिंध। फिर दूसरा जो हुआ, उन्हें ब्रिटिशर्स ने क्या किया दूसरा, फिर फॉल ऑफ सिख एम्पायर आया। सिख जो पावर था वो फॉल हो गया। रंजीत सिंह थे, उनकी डेथ हो गई थी, एक बहुत ही लीडर थे, बहुत ही पंजाब के बहुत बड़े लीडर थे सिख पावर के, तो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद उनके बेटों ने उनके जो बेटे जो थे, माइनर सन थे दुलीप सिंह, उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उन्होंने उसका ध्यान रखा। पर उनकी जो मदर थी वो बहुत सारे स्टेट अफेयर्स को हैंडल नहीं कर पाई अच्छे से। इसके वजह से ब्रिटिश ने एक एडवांटेज देखा कि इस एम्पायर को चलाने वाला भी कोई नहीं है, तो हमें अटैक करना चाहिए, और उस अटैक को किया। उस अटैक में बहुत सारे सोल्जर्स मरे ब्रिटिश के, मतलब ब्रिटिश के भी मरे और सिख के भी मरे, और इस वॉर के अंदर उन्होंने लास्ट में पंजाब को कैप्चर कर ही लिया। इसी तरीके से ब्रिटिश धीरे धीरे आई हमारे इंडिया में। पहले उन्होंने बंगाल प्रोविंस किया, फिर बैटल ऑफ बुक्सार लड़ा। बैटल ऑफ बुक्सार एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आपको याद रखना चाहिए। हिस्ट्री में आप भले ही आगे जाओ या ना जाओ, आगे हिस्ट्री को लो या नो लो, फिर भी एक बैटल ऑफ बुक्सार एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो आपको याद रखना चाहिए। फिर बंगाल प्रोविंस में आए थे, बंगाल में आए थे, बैटल बुक्सार लड़ी गई थी। फिर मैसूर में आए थे, फिर मैसूर के बाद सिंध को कैप्चर किया था। सिंध को कैप्चर करने में सिख एक इम्पॉर्टेंट, पंजाब एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, आपको पता है, बहुत एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं वहाँ पे, उसको कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट होके फिर जो एम्परर था, धीरे धीरे मुगल एम्परर था वो कम होने लगा, इनकी पावर, ब्रिटिशर्स की पावर स्टैब्लिश होने लगी।
तो आपने होप आपने इन्जॉय किया रहेगा इस चैप्टर्स को। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट थे उनको कवर किया, बहुत सारे जो टॉपिक थे उनको सबको टच किया है मैंने। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछिएगा, और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। हाँ, एक और पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये टीपू सुल्तान है और ये रंजीत सिंह है। ये बहुत ही अच्छे लीडर थे, बट ये डिफीट हो गए थे। इनकी डिफीट एक बहुत ही बड़ा रीज़न है ब्रिटिश को एंटर होने में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही हिस्ट्री के दूसरे टॉपिक्स और चैप्टर्स लेकर आऊँगा। इसी वे में हम स्टडी करेंगे, इसी वे में हम और अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर केयरफुल अटेंशन। थैंक यू सो मच।